हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम देखने वाले हैं कि हाउ टू राइट एन आंसर शीट इन लॉ एग्जाम। फ्यू डेज बैक किसी एक वीडियो के नीचे मैंने एक कमेंट रीड करा था जिसमें लिखा था कि मैम बता दो कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए लॉ के पेपर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ के सब्जेक्ट में कैसे आंसर को प्रेजेंट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे कि क्या आपका फॉर्मेट रहना चाहिए, क्या कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड करके अपना आंसर और ज़्यादा डिसेंट बना सकते हो, जिससे आपके मार्क्स और ज़्यादा इंक्रीज हो सकें, स्पेशली लॉ के पेपर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। केस लॉज कैसे लिखने हैं, कहाँ पे केस लॉज मेंशन करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं, लैंडमार्क करने हैं या रीसेंट केस लॉज करने हैं, सेक्शंस, डेफिनेशंस, ईच एंड एवरीथिंग आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि आंसर राइटिंग मैटर क्यों करता है। बात ये है कि लॉ में अगर आपको लॉ का अच्छे से पता है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, बट डिपेंड करता है कि आप उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को अपनी आंसर शीट में कैसे प्रेजेंट करते हो, क्योंकि जब तक आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे, एग्जामिनर को नहीं पता लगेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बस एक लिखना स्टार्ट करते हैं और 3-4 पेज बस लिखते ही रहते हैं। तो ऐसे आंसर राइटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एज़ वेल एज़ आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, अगर मैं बात करूँ, अगर आप जुडिशरी का पेपर देते हो, तो मेंस के पेपर में जो आपका सेकंड पेपर रहता है वो सब्जेक्टिव पेपर रहता है। आंसर राइटिंग उसमें आपको करनी होती है। तो अगर आप अभी से आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी फ्रॉम योर बैचलर्स, फ्रॉम योर मास्टर्स, अगर आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको आगे कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे जिसमें सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए आंसर राइटिंग अभी से फर्स्ट सेकंड ईयर से आप उसको स्ट्रॉन्ग बना लो। मैं तो ये आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप नोट्स भी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में बना सकते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक बार आपने कोई भी टॉपिक 1-2 बुक से पढ़ा, इंटरनेट से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, हर जगह से जब आपने पढ़ लिया, उसको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में उसको 6 पेज का आंसर बना लो, 5 पेज का आंसर बना लो। आपकी रिविजन में भी वो हेल्पफुल रहेगा, एज़ वेल एज़ आगे इन फ्यूचर अगर आपको कभी मास्टर्स में ज़रूरत पड़ती है कुछ देखने की, या इवन आई वुड से जुडिशरी में आपको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को रेफ़र करने की, और लिटिगेशन में ज़रूरत पड़ती है किसी एक टॉपिक को रेफ़र करने की, तो वो आपके लिए रेफ़र करना बहुत ईज़ी हो जाएगा, एज़ वेल एज़ सेमेस्टर के साथ-साथ आपके नोट्स भी बहुत अच्छे बन जाएँगे। इस टाइम पे लगता है कि नोट्स क्यों बनाने, किसी से ले लेंगे, फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे, ये सब कर लेंगे, बट बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट सीपीसी, अगर आप सीपीसी के अच्छे नोट्स बना के रख लोगे, तो एक सब्जेक्ट से आपका लाइफ टाइम के लिए रेडी हो गया वो। आपको क्या करना है उसमें, अब सिर्फ ऐड ऑन करना है और रिवाइज़ करना है। तो ये आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। इवन आपको एग्ज़ाम्स में भी हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। सिर्फ लर्न करने को रहेगा, कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा। अब मैं बात करूँ, क्या कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं आंसर राइटिंग के टाइम। सबसे पहले, अगर आप आंसर राइट कर रहे हो बिना किसी स्ट्रक्चर के, तो वो बिल्कुल भी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी नहीं पता लगेगा कि आपने क्या लिख रखा है। एंड एग्जामिनर हैज़ टू फाइंड आउट कि कहाँ पे कौन-सा केस लॉ मेंशन करा है, कहाँ पे क्या मेंशन करा है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है अपना आंसर राइट करते टाइम, ठीक है? आगे मैं आपके साथ एक स्ट्रक्चर भी शेयर करूँगी कि आपको कैसे अपने आंसर्स प्रेज़ेंट करने हैं, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सेक्शंस एंड केस लॉज़ वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप उनको मेंशन नहीं करते हो, तो वो पेपर एक प्लेन पेपर लगेगा, जैसे किसी बीए के बच्चे ने पेपर लिखा हो, ऐसा नहीं लगेगा कि बीए एलएलबी के बच्चे ने पेपर लिखा हो। एंड इवन अगर आप कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करते हो, तब भी वो बहुत ज़्यादा बेसिक पेपर लगेगा। आपको लीगल वर्ड्स यूज़ करने हैं, लीगल जार्गन्स यूज़ करने हैं, आपको फ्रेजेज़ यूज़ करनी है, सेक्शन नंबर्स एंड ऑल दैट थिंग्स अगर आप मेंशन करोगे, तभी आपका पेपर में थोड़ा वज़न लगेगा, थोड़ा उसका बढ़ेगा, थोड़ा रेलेवेंस बढ़ेगा उसका। एज़ वेल एज़ ऐसा भी नहीं है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का है, तो 6-7 पेज बस आपने लिखना शुरू कर दिया, बस पेज भरने के लिए पेज भरना है, ऐसा बाकी डिग्रीज़ में चलता होगा, बट लॉ में ऐसा नहीं है। बट इससे ये बात मत कंसीडर कर लेना कि बस आपने रेलेवेंट 1-2 पेज का लिख लिया, तो वो 15 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ना आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ लिखने पे फ़ोकस करना है। काफ़ी डिग्रीज़ में ऐसा होता है कि अच्छा 6 पेज भर दो, 7 पेज भर दो तो मार्क्स मिल जाएँगे, ऐसा नहीं है। और अगर आप सोचो कि ठीक है, मुझे ये सेक्शन आता है, ये आता है, मैं बिल्कुल 2 पेज में लिख के खत्म कर दूँ, ये भी नहीं करना है। तो आपको एक
बैलेंस बना के चलना है कि आपके पास कंटेंट भी अच्छा हो, लेंथ भी अच्छी हो और आपके पेजेस भी उसके अकॉर्डिंगली फिल हो जाएँ, राइट? एंड दैट्स इट फॉर द कॉमन मिस्टेक्स, ये आप चेक कर लेना इससे। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 टाइप के क्वेश्चन लॉ के पेपर में आपको आते हैं। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वो आजकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन फॉलो करती हैं, पैटर्न वैसा वाला, जिसमें आपको एक प्रॉब्लम दी होती है और आपको फैक्ट्स एंड इश्यूज़ चेक करके देखना होता है कौन से प्रोविजंस लगेंगे और क्या उसका कंक्लूजन होगा। वेयर एज़ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अभी पुराने पैटर्न पे हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, डिफाइन, एक्सप्लेन, एनालाइज़ दिस। देन उसके साथ ही होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस विद रेलेवेंट केस लॉज़ और विद रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और समथिंग। तो सबसे पहले आपको 1 मिनट लगा के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा टाइम तब लग सकता है जब आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड है, ध्यान रखना। तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो क्या-क्या पूछा है? डिफाइन पूछा है, तो आपको रेलेवेंट डेफिनेशन को कोट करना है फ्रॉम सेक्शन 2, राइट? डिफाइन में आप ये कर दोगे, उसके बाद कुछ एनालाइज़ करने को पूछा या उसके बाद कुछ रेलेवेंट प्रोविजंस पूछे हैं, डिस्टिंग्विश पूछा है विद रीसेंट केस लॉज़ और लैंडमार्क केस लॉज़। ऐसा जो भी पूछा है वो आपको अच्छे से क्वेश्चन में देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, सिग्निफिकेंस, नेचर जो पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आंसर अटेम्प्ट करना है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? इसमें एक और मेथड आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ IRAC मेथड। इसमें बेसिकली ये होता है, जो भी आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो उसमें क्या फैक्ट्स इन्वॉल्व थे, देन उसका मेजर इशू आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या इशू इन्वॉल्व था, उसके बाद आप देखोगे रूल, दैट इज योर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उसमें कौन से एप्लीकेबल होंगे, एप्लीकेशन ऑफ दैट, एंड देन कमिंग टू द कंक्लूजन। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में आप IRAC मेथड फॉलो कर सकते हो। एंड अगर थ्योरेटिकल बेस्ड है तो मैंने आपको बता दिया, आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू चेक कि उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, एंड देन वो आपको एज इट इज, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्कस दिस विद द ऑब्जेक्टिव्स, विद रेलेवेंट प्रोविजंस एंड विद द recent case laws on all the case laws related to that particular question, वो सब आपको एज इट इज जैसे क्वेश्चन में मेंशन है वैसे आपको आंसर में मेंशन करते जाना है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक वर्ड देख लिया और उसी पे बस कहानी लिखना शुरू कर दी, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ परफेक्ट आंसर, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इंट्रोडक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोविजंस पूछे हैं किसी चीज़ के, तो आपको डायरेक्ट प्रोविजंस पे नहीं आ जाना है कि ठीक है सेक्शन नंबर दिस सेज दिस, सेक्शन नंबर 11 सेज दिस। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। जो भी पूछा आपको इसका ब्रीफ आइडिया देना है इंट्रोडक्शन में, कौन से सेक्शंस हैं, कौन सा चैप्टर है, कौन से एक्ट से रिलेटेड है, क्या इसका एक्ट का प्रिएम्बल है या ऑब्जेक्टिव है, विद सम एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल भी कोई कोट कर सकते हो। उसके बाद आपको आ जाना है उसकी डेफिनेशन एंड सेक्शन पे, दैट इज योर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 सेक्शन इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिट्स का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो आपको बताना है कितने टाइप के रिट्स होते हैं। 5 रिट्स को आप बता दो एक फ्लो चार्ट में। इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक एग्जाम्पल दे दिया इफ एप्लीकेबल, उसके बाद आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया उन सेक्शंस का जिनको आप आगे एक्सप्लेन करने वाले हो इन दी। अब फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको आ जाना है डायरेक्ट सेक्शंस पे और उसकी डेफिनेशन पे। इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद आपने एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल के बाद हम आ गए डेफिनेशन पे, सेक्शन पे, देन हमने आ जाना है उसकी एक्सप्लेनेशन पे। बीच में आपने बना दिया एक फ्लो चार्ट की कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन सी रिट्स इसमें आ गई, देन उन रिट्स को आपको डिफाइन करना है। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद देन आपको आना है केस लॉज पे। होता क्या है कि या तो आप केस लॉज को डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो बिफोर द कंक्लूजन, या आप केस लॉज को मेंशन कर सकते हो सेक्शंस के साथ साथ। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट रिट्स, 5 रिट्स अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो आप एक एक रिट के अंदर जो पर्टिकुलर या लैंडमार्क केस लॉ है वो मेंशन कर सकते हो, या आप जो केस लॉज है वो डायरेक्ट लास्ट में मेंशन कर सकते हो। बीट 1 2 3 जितने भी केस लॉज आपको आते हैं वो आपको कंक्लूजन से पहले एक पेज पे अलग से केस लॉज की हेडिंग डाल के उनको मेंशन कर देना है, ठीक है? एंड अगर जो क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम बेस्ड है, उसमें आपको सबसे पहले बताने हैं फैक्ट्स ऑफ द केस क्या इन्वॉल्व है, उसके बाद इश्यूज उस केस में कौन कौन से इन्वॉल्व है, देन आपने लीगल प्रोविजंस बताने और उन लीगल प्रोविजंस को डिफाइन करना है, देन आपने कुछ रेलेवेंट एंड रिलेटेड केस लॉज बताने हैं और उसके बाद आपने आ जाना उसके कंक्लूजन पे। दैट्स इट। यही स्ट्रक्चर आपको अपने आंसर राइटिंग में फॉलो करना है। अगर आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया तो आपको
अच्छे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ आपका इंट्रोडक्शन कैसा होगा? जस्ट अ मिनट। येस, कमिंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, एक आपको स्मॉल आई गेस 4 या 5 लाइन से आपको अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा। 4 या 5 लाइन्स में आप इंट्रोडक्शन बता दो, उसमें कीवर्ड्स मेंशन करो, कौन-कौन से सेक्शन इन्वॉल्व्ड हैं, कौन-कौन से चैप्टर से आपने वो जो आपके जो भी की प्रोविजंस हैं, वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, कौन से एक्ट से रिलेटेड है, उसका क्या प्रिएम्बल है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपको, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में ही 4 टू 5 लाइन्स में आपको शॉर्ट में ये चीज़ बता देनी है। जो भी आप आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हो, जो भी लीगल प्रोविजंस आप आगे मेंशन करने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर आप रिट्स डिफाइन करने वाले हो, तो आपको रिट्स का मीनिंग जो है वो ऊपर बता देना है, और कौन-कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व्ड हैं आपको वो भी ऊपर ही इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द डेफिनिशन एंड द सेक्शन। डेफिनिशन आपको सेक्शन 2 में जो भी डेफिनिशन होगी वो एज़ इट इज़ नहीं डाल देनी है। डेफिनिशन आप लिखो कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, एज़ वेल एज़ लिखो आप उसके कौन-कौन से उसके एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स हैं जो उस डेफिनिशन को कवर कर लें। सेम गोज़ फॉर द सेक्शन। अगर आप कोई भी सेक्शन मेंशन कर रहे हो तो आपको एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स मेंशन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मार्क्स आपको एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स मेंशन करने के ही मिलेंगे किसी भी सेक्शन के। या आप उस सेक्शन को अच्छे से डिफाइन कर दो, या आप उसके एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स लिख दो। तो आप ऐसे करके इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनिशन एंड दूसरे सेक्शन में आ सकते हो। नाउ द एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी आपने लीगल प्रोविजंस मेंशन करे हैं, जो भी केस लॉज आपने मेंशन करे हैं, उसकी आपको बतानी है एक्सप्लेनेशन। क्या उसमें आप ब्रेक डाउन करके क्या-क्या उसके इंग्रीडिएंट्स हैं, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। याद रखना, बार-बार आपकी चीज़ें रिपीट ना हों, एंड एज़ इट इज़ आपको नहीं लिखना है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मे है वहाँ पे मे यूज़ करना है, जहाँ पे शैल है शैल यूज़ करना है, एंड जो भी बाकी वर्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं, आपको वो एज़ इट इज़ मेंशन करने हैं, बट प्रॉपर वो सेम डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डेफिनेशन 3 लाइन्स की है, तो आपको एज़ इट इज़ वो लर्न करके नहीं लिख देनी है। और अगर आप सोचो कि अगर आपने एज़ इट इज़ लर्न करके लिख दिया तो आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा, तो दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको उसको कट डाउन करना है, ठीक है? देन आपको उसको डिफाइन करना है। देन मैं आपको बात बता देती हूँ केस लॉज़ की। अगर तो आपको केस लॉज़ आते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अगर नहीं आते हैं तो फेक केस लॉज़ मेंशन बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेंशन करा होता है दिस वर्सेस दिस, फेक नेम्स लिखे होते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया लिख दिया होता है, एनसीटी दिल्ली लिख दिया होता है, पर एग्ज़ामिनर इतना भी बुद्धू नहीं है कि उसको नहीं पता है कि कौन से लैंडमार्क केसेज़ हैं और कौन से रीसेंट केसेज़ हैं, ठीक है? केस लॉज़ मेंशन करने के मैंने आपको 2 तरीके पहले ही बता दिए। या तो आप जो भी सेक्शन डिफाइन कर रहे हो उसमें केस लॉज़ मेंशन करते जाओ साथ के साथ। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं करने हैं, सेक्शंस की जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, वहाँ पे लीगल प्रोविजंस के साथ मेंशन नहीं करने हैं, तो कंक्लूजन से पहले वाले पेज में अलग से केस लॉज़ का सेक्शन बनाओ, और उसमें जितने भी आपको केस लॉज़ आते हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज़, वो आप उनको मेंशन कर दो, ठीक है? केस लॉज़ आपको विद ईयर मेंशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताया है, दिस वर्सेस दिस एंड नेम, ईयर नेम आपको वहाँ पे बताना है, तो इस तरीके से आपको केस लॉज़ मेंशन करने हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो उनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है? अगेन, सबसे पहले आपको उसके फैक्ट्स बताने हैं। इन शॉर्ट, फैक्ट के साथ साथ आपको बता देना उसका क्या इशू इन्वॉल्व है उसमें। देन आपको आ जाना है लीगल प्रोविजंस में। सेम जैसे आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लीगल प्रोविजंस डिस्कस करे थे विद एक्सप्लेनेशन, सेम आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह रहने देना, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है वही आपका फैक्ट्स बन जाएंगे केस के, और इशू आ जाएगा। देन आपके आ जाएंगे लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व, देन उनका एप्लीकेशन आ जाएगा, एंड देन उनका कंक्लूजन आ जाएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है तो कंक्लूजन से पहले आप उस केस लॉज को मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये रहा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आपको शॉर्ट और क्लियर कंक्लूजन देना, अगेन इन 3 to 4 लाइंस। अगर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कहीं ना कहीं स्किप कर सकते हो, बट अगर
लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, जैसा भी आपका क्वेश्चन रहता है, अगर ऐसा है तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज मस्ट, एंड बीच में आपकी बॉडी आ जाएगी, बॉडी में आपके रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस आ जाएंगे विद द केस लॉज। अगर आपको लर्न है, अगर आपको आते हैं, तो आई वुड रिकमेंड जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो एटलीस्ट उसके 2 केस लॉज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज जो भी उसका लैंडमार्क और इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है, सेकंड इज जो भी आपका रीसेंट केस लॉ है। अगर कोर्ट ने कुछ और चीजें कोर्ट करी हैं उस रीसेंट केस लॉ में करी होंगी ना, तो वो रीसेंट केस लॉ थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव लगता है टीचर को कि अच्छा स्टूडेंट ने काफी मेहनत करी है। लैंडमार्क तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर रीसेंट केस लॉ ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लाइव लॉ एक्सेट्रा अगर आप पढ़ते रहते हो तो वहां पे आपको रीसेंट केस लॉज मिलेंगे, तो वो आपके लिए एक एज रह सकता है अगर आप रीसेंट केस लॉज मेंशन करते हो तो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी आप मेंशन कर रहे हो, ट्राई टू यूज 2 पेन्स। अगर आप 2 पेन यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप 1 पेन यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट जो हेडिंग्स हैं आप उनको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। हेडिंग्स एज वेल एज दी सब हेडिंग्स। हेडिंग्स में आपका आ गया जैसे इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग्स में आ गया फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हो या उसके अंडर आपको कोई ऑब्जेक्टिव की 3 हेडिंग्स देनी है, दैट इज योर सब हेडिंग्स, ठीक है। एंड जो भी सेक्शंस इन्वॉल्व है अंडरलाइन करो, चैप्टर्स इन्वॉल्व है अंडरलाइन करो, कौन सा एक्ट इन्वॉल्व है उसको अंडरलाइन करो, केस लॉज को अंडरलाइन करो, हर चीज को जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर को खुद दिमाग ना लगाना पड़े। आपके क्वेश्चंस में से अच्छी चीज है, मतलब जो भी रिलेवेंट कंटेंट है उसको ढूंढने का, ऐसा ना लगे कि बस आपने थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बस लिखने पे लिख दिया है। तो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनको अंडरलाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉ सेक्शंस चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना। पॉइंट वाइज चीजें लिखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, आपके पेज भी जल्दी फिल हो जाएंगे, एज वेल एज एग्जामिनर को भी एकदम भरे हुए पेपर में चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो पॉइंट्स मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू यूज अ गुड पेन। गुड पेन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभार शीट्स बहुत ज्यादा ना एकदम हल्की सी ट्रांसपेरेंट सी शीट्स होती हैं, अगर आप बॉल पेन यूज करते हो तो वो शीट्स के सी थ्रू हो जाती है चीज, और वो एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे छप रहा होता है, यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे छप रहा होता है। तो 1-2 पेन्स अच्छे यूज करके देखो और उन्हीं को पेपर में यूज करने का ट्राई करना। लीव स्पेस बिटवीन योर आंसर्स। अगर एक आंसर खत्म हो रहा है तो उसके एग्जैक्ट नीचे लाइन में आपको दूसरा आंसर स्टार्ट नहीं करना है, एटलीस्ट 2-3 लाइन्स छोड़ो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, जो भी उसका सेक्शन है उसको मेंशन करो, देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। जो भी लॉन्ग आंसर है, इतना भी आंसर राइटिंग में नहीं खो जाना है कि बिल्कुल 1 घंटे लगा के उसको सजा सजा के लिखने में लगे रहे, बिल्कुल भी नहीं। इतने तो आप होशियार हो कि ये चीज़ें आपको आती होंगी, ये सब मैं नहीं बताऊँगी, बस मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया। अगर इस फॉर्मेट में आंसर करोगे तो फॉर श्योर आप लोग टॉप कर जाओगे। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। अगर नहीं होता हुआ, एक दोबारा से नई वीडियो लेकर आऊंगी आपके सब डाउट्स क्लियर करने के लिए। अगर आपको कोई सैम्पल आंसर चाहिए होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। याद रखना जो मैंने फॉर्मेट बताया, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर, सेक्शन नेम्स, चैप्टर नेम वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी ऑफ कोर्स, बॉडी ऑफ द आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल प्रोविजंस वेरी इंपॉर्टेंट, केस लॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फेक केस लॉज बिल्कुल भी साइट मत करना। अगर 10 में से 6 मार्क्स एग्जामिनर का देने का मन करेगा, अगर आपने ओवर स्मार्टनेस से फेक केस लॉज मेंशन करे होंगे, अगर मैं एग्जामिनर होंगी तो मैं 4 मार्क्स दे के आऊंगी, ठीक है। जितना मर्जी अच्छा आंसर होगा, अगर केस लॉज नहीं आती है रहने दो, बट फेक केस लॉज मेंशन मत करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।